मार्क एकेडमी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थियों। आज हम अपनी इस क्लास में साइंस क्लास 10th चैप्टर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, लेकिन इस बार हेरिडिटी वाला पार्ट आ रहा है, तो हेरिडिटी के इस कॉन्सेप्ट को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वन शॉट में। सबसे पहले अभी हमने पिछला चैप्टर 8 कंप्लीट किया है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं वो हमने समझ लिया। लेकिन जब भी रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो कुछ वेरिएशन क्रिएट होते हैं। वेरिएशन के रीजन जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट होते हैं और डीएनए कॉपिंग। अब सेक्सुअली या सेक्सुअली डीएनए कॉपिंग तो दोनों मेथड में होता है, तो डीएनए कॉपिंग के टाइम पर भी कुछ एरर आ जाते हैं जो वेरिएशन क्रिएट करते हैं। वो ड्रास्टिक एरर नहीं होते, ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं होते, बहुत स्मॉल वेरिएशंस होते हैं और उन्हें हम सक्सेसफुल वेरिएशन भी कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में वेरिएशन क्रिएट होते हैं और वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है उसका एक तो ये हुआ डीएनए कॉपिंग। दूसरा है सेक्सुअली, जब दो अलग अलग पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और उनके गैमेट का फ्यूजन होता है तो एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनता है जायगोट का, दोनों के गैमेट के, मेल गैमेट फीमेल गैमेट के फ्यूजन से। तो वो जायगोट यूनिक होता है, तो इसका मतलब वो एक वेरिएशन लेकर आया है जो पहले दोनों पेरेंट्स से थोड़ा अलग जरूर होगा। बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वही रहेंगे पर फिर भी उसमें वेरिएशन आएंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन क्रिएट होते हैं क्योंकि दो पेरेंट्स से इन्वॉल्व होते हैं। तो डीएनए कॉपिंग और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो बड़ी चीजें हैं वेरिएशन के लिए, लेकिन इसके अलावा भी वेरिएशन होती है बहुत सारी तरह से, जिसे जो इस चैप्टर के पार्ट के इवोल्यूशन वाले पार्ट में है वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपने आगे देखना ही नहीं है। तो जो उसमें ज्योग्राफिकल आइसोलेशन होता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, ये इवोल्यूशन का पार्ट है। जो वेरिएशन वहां से भी क्रिएट होते हैं और लॉन्ग टर्म में होते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट और फिजिकल आइसोलेशन, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भी कहते हैं, फिजिकल आइसोलेशन भी कहते हैं, और नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन का इस्तेमाल तो वो क्या था उसका, वो हिटलर ने बड़ा बुरा इस्तेमाल किया था नेचुरल सिलेक्शन के कॉन्सेप्ट का। चार्ल्स डार्विन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, इवोल्यूशन वाले पार्ट में है आपके, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब प्रकृति में, नेचर में वही सर्वाइव करता है जो फिटेस्ट होता है नेचर के अकॉर्डिंग, बाकी सब एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। लेकिन ये सारी प्रोसेस नेचुरली होती है और हिटलर ने इसी को गलत तरह से इस्तेमाल किया था। उसने कहा था कि हमारे यहाँ पर तो सिर्फ ब्लॉन्ड आई वाले जो फिटेस्ट हैं, जिनकी आंखें नीली नहीं है, जो ब्लॉन्ड हेयर नहीं है, वो सबको खत्म कर दो। और ये बात उसने कहा कि तो हमारे साइंटिस्ट ने बोला हुआ है, ये तो लॉ ऑफ नेचर है, पर उसने ये गलत इंटरप्रेट किया था। लॉ ऑफ नेचर तो नेचर करेगा ना, किसी को अगर करना है, खत्म करना है या एक्सटिंक्ट करना है, तो ये एवोल्यूशन वाला पार्ट है, इसलिए उधर हम लंबाई ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। एक और चीज है जो नेचर से मुझे याद आ गई अभी। पता क्या नेचर से याद आ गई? आप ना जिस भी चीज को पसंद नहीं करते हो, जिस सब्जेक्ट को पसंद नहीं करते हो, इंग्लिश को, मैथ को, साइंस को, कुछ भी काम जो करते हो पसंद नहीं करते हो, इन द लॉन्ग रन नेचर आपसे छीन लेता है, टर्मिनेट कर देता है आपको उस जॉब से। जाओ, तुम्हारी डैश नहीं है, तुम्हारी डैश नहीं है कि तुम इसे कर सको, वो तुमसे छीन लेगा। जो बच्चे मैथ में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं उनसे मैथ छीन जाएगी 11th में। जो लोग साइंस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, साइंस से छीन लेगी नेचर अपने आप। वो नेचुरली है क्योंकि तुम्हारी डैश नहीं होगी तो वो अपने आप ही छिन जाएगी। समझ रहे हो ना ये डैश में क्या भरना है आपको? अच्छा, इस चैप्टर में ये कैसे क्रिएट होता है और फिर कैसे ट्रांसमिट होता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन कैसे ट्रांसफर होता है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स या जो वेरिएशन क्रिएट हो रहे हैं वो हमें स्टडी करना है मेंडल के एक्सपेरिमेंट के जरिए। मेंडल का जो पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट है उसके जरिए हम समझ लेंगे कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। फिलहाल एक एग्जाम्पल भी आ रहा है, वो भी यहाँ पे समझा देगा आपको। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में वेरिएशन आता है, वेरिएशन ट्रांसफर होता है और वेरिएशन एक्यूमुलेट भी होता है और अगेन आगे ट्रांसफर भी होता है। यानी वेरिएशन क्रिएट होगा, ट्रांसफर होगा और नए वेरिएशन भी क्रिएट होंगे और पुराने वाले वेरिएशन भी एक्यूमुलेट रहता है मतलब उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। ये फिगर से समझ में आएगी ये बात। ये बैक्टीरिया है, डिवाइड होकर दो बैक्टीरिया में बनी है ये। तो यहाँ पर थोड़ा सा वेरिएशन क्रिएट हुआ है, यहाँ पर हेड का, यहाँ टेल का कह सकते हैं आप। फिर ये डिवाइड हुआ,
तो वो पहले वाला वेरिएशन भी है और नया भी क्रिएट हो गया है। तो यहां देख रहे हो आप वेरिएशन ट्रांसफर भी हो रहा है और कुछ नए भी क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जेनेटिकली होता रहता है, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, समझना है आगे मेंडल के एक्सपेरिमेंट से। इसमें भी देखो ये डिवाइड हुआ 2 बैक्टीरिया में, तो नया इसका यहाँ पर ये वाला वेरिएशन यहाँ आ गया। इसमें नहीं हुआ, अपने पेरेंट्स से है तो कोई बात नहीं, नहीं हुआ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार सिमिलर भी हो जाते हैं, बहुत हल्का फुल्का चेंज दिखता है। तो ये एग्जाम्पल है कि वेरिएशन रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्रिएट होते हैं, फिर वो ट्रांसफर होते हैं, एक्यूमुलेट भी होते हैं। एक्यूमुलेट इकट्ठे चलते रहते हैं आगे जनरेशन टू जनरेशन, और ये सारे लॉन्ग टर्म में इवोल्यूशन का पार्ट बन जाते हैं, जो इस चैप्टर में अभी इस टर्म में तो नहीं आ रहा। 23 की सीबीएसई बोर्ड के पेपर में नेक्स्ट टाइम में आएगा तो पूरा ऐसे कर लेंगे कंप्लीट। अब इसी सब बातों को समझने के लिए कि वेरिएशन कैसे क्रिएट होता है, कैसे ट्रांसफर होता है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और आपके लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, सेक्स डिटरमिनेशन क्या है, ये सब हमें समझना है। यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस, ये भी समझना है। तो हेरिडिटी क्या है? पासिंग ऑन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिकली फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, यानी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉडी का डिजाइन, बालों का कलर, आंखों का रंग, हेयर स्टाइल, स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, जो भी ये ट्रांसफर हो रहा है फिजिकल कैरेक्टर या मेंटल एबिलिटी, वो सब जेनेटिकली जो ट्रांसफर हो रहा है उसे हेरिडिटी कहते हैं। अब ये जो ट्रांसफर हो रहा है तो उसमें कुछ इनहेरिटेड ट्रेट आते हैं, कुछ एक्वायर्ड आते हैं। अब ये चैप्टर बड़ा अधूरा है, अधूरा पढ़ाना पड़ रहा है। इनहेरिटेड ट्रेट का मतलब वो ट्रेट जो अब ट्रांसफर हुए हैं अपने पेरेंट से। आपके जैसे ईयर लोब्स का एग्जांपल होता है, आई का कलर हो सकता है, हेयर हो सकता है, स्ट्रेट हेयर, कर्ली हेयर, तो ये आपके इनहेरिटेड ट्रेट्स के एग्जांपल हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स रेफर टू अ ट्रेट और वेरिएंट एनकोडेड इन डीएनए एंड पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो जो ट्रेट्स, जो लक्षण आपको अपने पेरेंट्स से मिले हैं वो इनहेरिटेड ट्रेट्स हैं। अब वो आप खुद जाके देखना होगा अपने पेरेंट के साथ बैठकर कि ईयर लोब का अटैचमेंट, ये ईयर लोब्स जो है कुछ के चिपके होते हैं, कुछ के अलग फ्री होते हैं, तो फ्री ईयर लोब या अटैच्ड ईयर लोब अपने पेरेंट से चेक कर सकते हो। डिंपल्स पड़ते हैं आपके चीक्स पर या नहीं पड़ते हैं, अगर आपके पड़ते हैं तो आपकी फैमिली में किसके पड़ते हैं, आपके मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, या फिर और भी उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो कर्ली हेयर, स्ट्रेट हेयर, हैंडेडनेस, लेफ्ट हैंडेड कोई होता है, कोई राइट हैंडेड होता है, यानी ये सब जेनेटिकली है। कई बार तो पेरेंट डांट लगते हैं, ओए कोई बच्चा लेफ्ट हैंडेड है और लेफ्ट से क्यों लिख रहा है, सीधे से लिख। तो अब ये तो आपका वो है, जेनेटिकली है, तो ये इसमें कोई डांटने वाली बात नहीं है। या फिर ग्रीन या रेड कलर ब्लाइंडनेस वगैरह, दीज आर सम एग्जांपल दैट वी इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स। मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट करके अपने जो लॉ ऑफ हेरिडिटी दिए, उसके लिए मटर के पी प्लांट को सेलेक्ट किया। इसका साइंटिफिक नेम पाइसम सतिवम है। आई थिंक मैंने यहाँ लिखा नहीं है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा एग्जाम के लिए। पाइसम सतिवम इसका साइंटिफिक नेम है पी प्लांट का। दे कैन बी आस्क्ड इन फॉर 1 मार्क्स क्वेश्चन। और उन्होंने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो विजिबल थे और जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया अपने एक्सपेरिमेंट को करने के लिए, लॉ ऑफ हेरिडिटी को समझाने के लिए। जैसे यहाँ पे शेप में राउंड और रिंकल्ड, कलर में ग्रीन और येलो सीड, और पोर्ड शेप जिसमें वो भरा होता है, बीज उसे पोर्ड कहते हैं। तो पोर्ड कंस्ट्रिक्टेड या इन्फ्लेटेड, यानी सिकुड़ा हुआ या फूला हुआ, और उसका पोर्ड का कलर भी ग्रीन या येलो था। फ्लावर का कलर पर्पल या वाइट था। प्लांट का साइज, प्लांट टॉल या ड्वार्फ था। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल या टर्मिनल थी, साइड से या फिर टिप पर, टर्मिनल टिप पर और एक्सियल साइड से, ब्रांच में। तो ये 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है जो पी प्लांट में मेंडल ने देखे थे और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। मतलब एक या 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए कि भाई मेंडल ने पी प्लांट को क्यों सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो उसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, साथ में इसका लाइफ स्पैन कम था। हाँ, और
लाइफ स्पैन कम था, और एक और बात थी कि इसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल थे। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में पी प्लांट को सेलेक्ट किया, तो इन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की वजह से एक रीजन, दूसरा रीजन कि उसका लाइफ स्पैन कम था, जल्दी उसका लाइफ साइकिल पूरा हो जाता है, आई थिंक 6 मंथ के अराउंड, और तीसरा कि उसमें सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन दोनों पॉसिबल था। इसलिए मेंडल ने सारे अपने जो यहाँ एक्सपेरिमेंट डिस्कस हुए हैं वो पी प्लांट पे हुए हैं। अब ये पहला एक्सपेरिमेंट जो मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल ने किया, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब जिसमें हम सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है। और मोनोहाइब्रिड क्रॉस में पेरेंट्स यानी मेंडल ने लिया ये कैपिटल लेटर में टी, और ये जो कैपिटल लेटर में टी है बच्चों ये टॉल प्लांट को शो कर रहा है, और स्मॉल लेटर में टी दोनों ही है, ये ड्वार्फ प्लांट को शो कर रहा है, शॉर्ट प्लांट को शो कर रहा है। और ये होमोजाइगस है, इस तरह का जो आपका जीन है होमोजाइगस माना जाता है, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो ये होमोजाइगस है, मतलब इसके जो जाइगोट है ये दोनों सेम है, होमो मतलब सेम हो गया, और यहाँ ये दोनों भी सेम है। और इसे ट्रू ब्रीडिंग भी कहते हैं, ट्रू प्लांट, ट्रू टॉल ये वाला और ट्रू शॉर्ट ये वाला है। जब इनके बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो गैमिट जब बनेगा, आपको पता है कि गैमिट बनेगा तो कोई एक ही आना है, तो गैमिट का जो नंबर है वो हाफ हो जाता है, ये एक टी आएगा और इसके साथ यहाँ एक टी आ जाएगा, इस टी के साथ फिर ये वाला टी भी आ सकता है दूसरा वाला, फिर इस बड़े वाला जब गैमिट बनता है बच्चों तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है, डीएनए का हाफ हो जाता है अमाउंट, ठीक है ना। तो ये जो हाफ होता है इसीलिए एक लेना है आपको, इसका इसमें इन दोनों टी में से कोई एक टी आ जाएगा, इन दोनों टी में से कोई एक टी आ जाएगा, फिर इन दोनों टी से एक कोई आ जाएगा, इन दोनों से कोई एक आ जाएगा। ये गैमेट पहले इसका गैमेट एक ये हो गया और इसका गैमेट ये हो गया, और दोनों गैमेट को फ्यूजन से जाइगोट बन गया, यानी प्लांट बन गया, एक तरह से जाइगोट डेवलप होके प्लांट में कन्वर्ट होगा। तो ये हो गया। अब इस वाले टी के साथ ही छोटा वाला टी आ सकता है पहले नंबर पे जो लिखा है, और बड़े वाला के साथ ही दूसरे नंबर का टी आ सकता है। तो ये F1 जनरेशन जो है सभी टॉल प्लांट है, सभी प्लांट टॉल है, और इसका जो जीनोटाइप है सेम है, सभी जीनोटाइप यानी सबके जो जीन है फॉर्मेशन सेम है, और फिनोटाइप भी सब ऑल टॉल है। ऑल टॉल, ये हो गया आपका F1 जनरेशन। अब इस प्लांट में उन्होंने F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन किया, यानी दोनों टॉल ले लिए, दोनों टॉल प्लांट ले लिया और इसका सेल्फ पॉलिनेशन किया। एक्स्ट्रा स्लाइड, दोनों टॉल एक ये वाला टॉल है, ये भी और ये भी टॉल है। अब इसके साथ जब इन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन किया, सेल्फ पॉलिनेशन में अब पहले गैमेट बनेगा, इन दोनों टी में से एक टी आएगा और इन दोनों टी में से एक टी आएगा, फिर इस टी के साथ दूसरा वाला टी भी आ सकता है गैमेट के टाइम पर, और इस टी के साथ ये वाला टी, और इस टी के साथ फिर ये वाला टी, दोनों स्मॉल। तो ये F2 जनरेशन हुआ सेल्फ पॉलिनेशन के बाद। तो ये टॉल 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 और ये शॉर्ट। यहां पे कॉन्सेप्ट अब आएगा डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है और रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। यहां पर जो हमने देखा सारे टॉल थे, लेकिन सब में एक बड़ा टी था, एक स्मॉल टी, बड़ा टी, एक स्मॉल टी, बड़ा टी, स्मॉल टी। तो टॉलनेस कैरेक्टर यानी डोमिनेंट है यहाँ पर, जिसका सिर्फ एक एलील प्रेजेंट होने पर भी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है, जिसका एक जीन प्रेजेंट है, और फैक्टर भी कहते हैं हम, एक फैक्टर के प्रेजेंट होने के बाद भी खुद को एक्सप्रेस करता है, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक को हम डोमिनेंट कहते हैं। यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक टॉलनेस हो गया। अभी एक्सपेरिमेंट में देखो, यहाँ दोनों कैपिटल टी है, ये भी टॉल होगा प्लांट, ये भी टॉल होगा, ये भी टॉल होगा, और ये ड्वार्फ हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा। यानी ऐसा कैरेक्टरिस्टिक जिसे एक्सप्रेस करने के लिए अपने दोनों जीन एक जैसे होने चाहिए, दोनों फैक्टर एक जैसे होने चाहिए,
उसे कहते हैं रिसेसिव कैरेक्टरिस्टिक। डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक में दोनों होंगे तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और सिंगल जीन भी होगा डोमिनेंट का तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन रिसेसिव में जब दोनों ही रिसेसिव जीन आ जाएंगे तब वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और प्लांट जो है डॉर्फ होगा। तो यहाँ पे जीनोटाइप जो बन रहा है बच्चों, जीन का टाइप, जीनोटाइप जो है इसमें ये आपका रेशो 1 रेशो 2 दोनों एक जैसे हैं, और रेशो 1 ये जीनोटाइप रेशो है। फिनोटाइप रेशो यहां पर ये 3 टॉल है, एक डॉर्फ है, 3:1। टॉल और ड्वार्फ का जो रेशो है, ये शॉर्ट भी कहते हैं ड्वार्फ को, 3:1 है। ये F2 जनरेशन में है। ये तो बच्चों हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस देखा, और इसके बाद एक और एग्जांपल है इसी तरह का मोनो हाइब्रिड क्रॉस का, फ्लावर को लेकर है। पर्पल कैपिटल लेटर में P जो है पर्पल शो करता है, और ये व्हाइट फ्लावर शो करता है स्मॉल लेटर में T। तो जैसे हमने अभी टॉलनेस के लिए किया था, वैसे कलर के लिए भी हो जाएगा। F1 जनरेशन में सारे पर्पल आएंगे क्योंकि बड़ा P सब में एक रहेगा, और F2 जनरेशन में फिर से वही होगा कि 3 यानी 75% पर्पल होंगे और 25% व्हाइट फ्लावर होंगे। तो पर्पल कैरेक्टर डोमिनेंट हो जाता है, व्हाइट रिसेसिव हो जाता है। तो विद्यार्थी इस क्रॉस को खुद करेंगे प्रैक्टिस के लिए। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में दो कैरेक्टर को एक साथ लेके चलना है। जैसे मान लो कि राउंड सीड है और प्लस ग्रीन है, राउंड डबल R होगा कैपिटल लेटर में, हम प्योर गैमेट लेते हैं, होमोजाइगस लेते हैं राउंड के लिए, और ग्रीन के लिए स्मॉल y, ऐसे। ये है आपका पेरेंट फर्स्ट। दूसरा पेरेंट रिंकल्ड के लिए स्मॉल r, और येलो के लिए बड़ा y, ये पेरेंट 2 है। अब इनके बीच में होगा क्रॉस फर्टिलाइजेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस। लेकिन डाई हाइब्रिड क्रॉस से पहले हमें देखना है इनका गैमेट क्या होगा, क्योंकि जब गैमेट बनता है तो क्रोमोसोम का नंबर हाफ हो जाता है। रिप्रोडक्शन के चैप्टर में कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो पेरेंट के पास जितना डीएनए मिलता है उनको अपने पेरेंट्स से, दोनों पेरेंट्स को, और वो अपना पूरा गैमेट अगर अपने आने वाली संतान को दे देंगे जितना उनको अपने पेरेंट्स से मिला था, तो उनकी संतान में डबल हो जाएगा डीएनए। फिर उसके आगे भी वो भी आगे ट्रांसफर कर देंगे दोनों पेरेंट्स से मिलने वाला डीएनए आगे, तो उनसे अगले वाले जनरेशन में और ज्यादा डबल हो जाएगा, यानी 4 टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसा तो धरती पे फिर डीएनए के अलावा कुछ बचेगा नहीं कुछ सालों बाद। तो इस समस्या का समाधान कैसे हुआ? मियोसिस सेल डिवीजन से। उसमें जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें गैमेट अपने आप, जो क्रोमोसोम का नंबर है हाफ हो जाता है, डीएनए का अमाउंट हाफ हो जाता है मियोसिस सेल डिवीजन में। तो यहाँ पर गैमेट जो बनेगा तो इसमें एक ही आर आएगा, दोनों आर नहीं आएंगे, और एक वाई आएगा। ये हो गया इसका गैमेट इस पेरेंट का। और इस पेरेंट गैमेट एक बड़ा आर, छोटे आर में से कोई एक आएगा और बड़े वाई में से कोई एक आएगा। ये गैमेट है। अब इन गैमेट का फ्यूजन होगा, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट कुछ भी मान लो फ्यूज हो गए, और फ्यूज होने के बाद जो बना है कुछ इस तरह का बना है ये। अब बड़ा आर भी है, बड़ा वाई भी है, इसका मतलब ये राउंड भी होगा और येलो भी होगा। तो ये F1 जनरेशन में सभी जो सीड होंगे राउंड और येलो रहेंगे। भाई ये गैमेट था इस पेरेंट्स का और ये गैमेट था इस पेरेंट्स का, उनका फ्यूजन हुआ और ये बन गया जायगोट या समझो सीड, जिसमें राउंड भी रहेगा येलो भी रहेंगे। सारे प्लांट, सारे सीड इसमें राउंड और येलो रहेंगे। अब अगला जो स्टेप है सेल्फ पॉलिनेशन का है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन का। तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन फिर से गैमेट बनेंगे, रहेंगे तो ऐसे ही 2 पेरेंट। तो हम यहां सेल्फ वाला करते हैं अलग, ये अगले पेज पे करते हैं। ये एक पेरेंट हो गया और ये दूसरा पेरेंट हो गया।
अब इनका फिर से गैमेट बनेगा, लेकिन इसे हम कर लेते हैं टेबल के जरिए, आसान होता है बच्चों इसे करना। ये है। अब इस पेरेंट का जो गैमेट आएगा, मान लो इस पेरेंट गैमेट में से इन दोनों आर में से तो एक ही आएगा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, सॉरी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, माफ करिएगा, इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं। कि मतलब ये दोनों आर एक साथ चिपक कर नहीं चलेंगे, दोनों में से एक आना है। ये मान लो ये आ गया एक, ठीक है, और y में, इन दोनों y में से भी एक ही y आना है, कोई सा भी आ जाएगा नेचुरल तरीके से, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मान लो ये आ गया, ये गैमेट हो गया एक पॉसिबिलिटी गैमेट की हो गई ये वाली, r बड़ा y। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि बड़े r के साथ छोटा y भी हो सकता है, क्योंकि छोटा भी तो है। और तीसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि छोटा r के साथ बड़ा y हो सकता है। इस एक पेरेंट की गैमेट की बात कर रहा हूं मैं, दूसरे पेरेंट का गैमेट इधर लिखेंगे, लेकिन वो भी इसी के जैसे ही होगा, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन कर रहे हैं, सेम गैमेट होगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, चौथी पॉसिबिलिटी, छोटे r के साथ छोटा y भी तो आ सकता है। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके गैमेट की, इस पेरेंट के गैमेट की। और यही पॉसिबिलिटी इस पेरेंट के लिए सेम तो है, उनका जो गैमेट फॉर्मेशन है सेम है। तो ये बड़ा R के साथ, ये यही वाला लिख दो आप, चाहे यहां से देख के लिखो कि यहां से लिखो, बात एक ही है, दोनों सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है इसलिए। लाइक दिस, ये हो गया भाई गैमेट। ये गैमेट के इसमें पॉसिबिलिटीज हैं, चार पॉसिबिलिटी उस पेरेंट गैमेट की, चार पॉसिबिलिटी इस पेरेंट की, लेकिन सेम दोनों की है, क्योंकि सेल्फ पे पॉलिनेशन कर रहे हैं। अब ये दोनों गैमेट अगर फ्यूज हो गए और जाइगोट बना तो वो कुछ इस तरह का होगा। अब ये वाला इसके साथ फ्यूज अगर होता है तो इसका जाइगोट कुछ इस तरह का होगा। अब ये वाला अगर इसके साथ फ्यूज होगा तो ये जाइगोट फॉर्मेशन होगी। और फिर ये मतलब इसका सबके साथ फ्यूज करवा के देख लेते हैं, ये होगा। अब ये वाला जाइगोट इसके साथ जब फ्यूज होगा, बड़ा आर और बड़ा वाई के साथ छोटा वाई, यहाँ बड़ा आर के साथ बड़ा आर और छोटे वाई के साथ छोटा वाई, फिर बड़ा आर छोटा आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसके साथ इसका फ्यूजन हो सकता है बड़ा आर छोटा आर और दोनों छोटे वाई, ऐसे। इसके बाद इसका इसके साथ फ्यूजन करेंगे तो बड़े आर के साथ छोटा आर और बड़े वाई के साथ बड़ा वाई, लाइक दिस। और बड़े आर के साथ छोटा आर और बड़े वाई के साथ छोटा वाई, दोनों स्मॉल आर आएंगे और बड़े वाई दोनों आएंगे। फिर इसका इसके साथ करेंगे, दोनों स्मॉल आर, एक बड़ा वाई और एक छोटा वाई। अब ये गैमेट इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है, और इधर भी फ्यूज हो सकता है। और लास्ट में इसके साथ ये फ्यूज हो सकता है, दोनों स्मॉल आर दोनों स्मॉल वाई। ये हुआ जब हमने सेल्फ पॉलिनेशन कराया F1 जनरेशन के प्लांट्स का, तो कुछ इस तरह के जो जाइगोट बन रहे हैं वो कुछ इस तरह के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बच्चों गैमेट फॉर्मेशन समझना। ये तो कुछ नहीं है, तो हमने टेबल में मल्टीप्लाई कर दिया, तो बहुत इजी होता है करना। अगर आप ये समझ गए कि जाइगोट क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो वो मैंने आपको इसलिए इस पे ज्यादा इंफेसिस किया है कि जाइगोट, ये जो गैमेट है वो कैसे बन रहा है। देखो ये गैमेट है, ये गैमेट है, और इन दोनों गैमेट के फॉर्मेशन जो बना जाइगोट है।
वो अलग बात है, बाद में जायगोट प्लांट बनेगा, प्लांट से सीड बनेगा, सीड का कलर और राउंड और रिंकल ये सब डिसाइड हो जाएगा। भाई गैमेट से तो जायगोट ही बनता है ना पहले स्टेप में, वो बाद में जायगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो फीटस वगैरह वगैरह बना देता है, पूरा प्लांट तैयार होता है, सीड तैयार होता है। तो ये आपका, अब इसमें हमें चलो ये बनाना आपको आ गया, अगर गैमेट फॉर्मेशन में आपको समझ में आ गई तो सिर्फ आपको देखकर पहचानना है ये जो आपका जीनोटाइप है कि प्लांट की जो सीड होगा वो कैसा होगा। तो ये वाला राउंड होगा और येलो, राउंड येलो। पहले राउंड येलो वाले सारे फाइंड कर लेते हैं, राउंड येलो, जितने भी राउंड येलो वाले हैं, एक तो ये है राउंड येलो, ये भी होगा क्योंकि एक बड़ा वाई भी इनफ है, ये भी राउंड, एक बड़ा आर भी इनफ है राउंड करने के लिए, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, ये नहीं होगा, ये होगा राउंड येलो, ये नहीं होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा, ये भी राउंड येलो होगा। बस ये जो राउंड येलो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राउंड येलो 9 है। उसके बाद इसको चेक करते हैं ये क्या है, ये राउंड ग्रीन है, तो राउंड ग्रीन, राउंड ग्रीन जो है एक, ये राउंड ग्रीन है, ये भी राउंड ग्रीन है, दो राउंड ग्रीन, ये राउंड ग्रीन तीन, तीन है, 3 है राउंड ग्रीन। अब जो बच रहा है अनटिक, ये है रिंकल्ड येलो, स्मॉल आ रहा है तो रिंकल्ड हो गया, लेकिन कैपिटल वाई एक हो या दोनों हो येलो हो जाएगा, रिंकल्ड येलो। तो रिंकल्ड येलो 1, ये भी एक वाई बड़ा है तो ये भी येलो हो जाएगा, 2 3, और अब फाइनली सारे टिक हो चुके हैं, एक लास्ट बचा है, तो ये रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, ये 1। तो जो इनका फिनोटाइप रेशियो आ रहा है दैट इज 9:3:3:1, ठीक है। और जीनोटाइप रेशियो आप खुद भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतना ज्यादा होता नहीं है क्वेश्चन आने के लिए, लेकिन अगर टेल बना लेते हो तो जीनोटाइप रेशियो भी लिख सकते हो आप, जो मतलब एक जैसे जीन हो गया उसका एक रेशियो दे देना, फिर दूसरे टाइप को, फिर तीसरे, इसमें 4 शायद, इसमें 4 कॉम्बिनेशन होगा आई थिंक। जीनोटाइप रेशियो देखो, एक कलर चेंज करते हैं, ये हो गया सेम, इसके जैसा कोई और है नहीं है, तो 1 हो गया, 1 रेशियो जीनोटाइप। और ये आपका इसके जैसा, दोनों बड़े आर एक छोटा वाई हो, ये वाला है, ये दोनों 2 हो गया। फिर ये आपका इसका जो जीनोटाइप रेशियो, जो जीनोटाइप दिख रहा है इसके जैसा कोई और है, हाँ हाँ, मतलब फर्स्ट में तो नहीं है ना, सेकंड में तो नहीं है ना, ये वाला है, और तो कोई नहीं है इसका, ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद ये एक बड़ा आर एक छोटा वाई, बड़ा वाई छोटा वाई, एक ये 2 3 4 4 है डायगनली, हाँ। फिर अब ये बचता है 2 बड़े आर के साथ 2 छोटे वाई, आई थिंक ये एक ही होगा, ये इकलौता है, तो ये देखो, मैं इसलिए सिग्निफिकेंट नहीं है, वो बस ऐसा डिस्कस कर लिया आपके साथ, इतना सिग्निफिकेंट नहीं है। अब ये है, इसके साथ कोई दूसरा है, ये वाला, 2 हो गए। फिर इसके साथ कोई नहीं है, एक इकलौता है, तो रेशो 1, ये दोनों है 2, और लास्ट में 1, टोटल ये 16 होंगे। तो ये जीनोटाइप रेशियो, बट कहीं एग्जाम में आता नहीं है, पर मालूम है तो ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये डाई हाइब्रिड क्रॉस समझा बच्चों हमने, इससे पहले हमने मोनो हाइब्रिड क्रॉस समझा, ये आपके लिए दिया हुआ था।
अब ये क्रॉस के बाद कॉन्सेप्ट समझना थोड़ा आसान हो जाता है, इसलिए पहले आपको क्रॉस मोनो हाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस समझाएंगे। अब इसमें जैसे आपके रूल्स ऑफ इनहेरिटेंस जो मेंडल के हैं, उसमें पहला रूल ये है कि दोनों बोथ फादर एंड मदर कंट्रीब्यूट प्रैक्टिकली इक्वल अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू द चाइल्ड। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, दोनों गैमेट इक्वली तो आते हैं, एक बड़ा आ रहा है अगर फादर की तरफ से, छोटा मान लो मदर की तरफ से, इक्वल अमाउंट ऑफ जो जेनेटिक मटेरियल कंट्रीब्यूट करते हैं। ये लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का ही पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक ट्रेट, दिस मीन्स दैट ईच ट्रेट कैन बी इन्फ्लुएंस बोथ पैटर्नल मैटरनल डीएनए। तो दोनों, हर एक ट्रेट जो है दोनों के डीएनए से इन्फ्लुएंस हो सकता है, मदर की पेरेंट्स की, मदर की फैमिली से भी और फादर पैटर्नल डीएनए से भी हो सकता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है ईच ट्रेट देयर विल बी 2 वर्जन्स इन ईच चाइल्ड। हर ट्रेट के लिए 2 वर्जन होता है। जैसे अभी हमने पीछे देखा, ये येलो के लिए 2 वर्जन है, 2 एलील्स या 2 फैक्टर हैं, या फिर ये भी 2 ही है, भले येलो ये भी है, या फिर ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल थे। तो इसी को कह रहे हैं कि एक पेरेंट्स है या दूसरे पेरेंट्स आया है, यहाँ भी एक पेरेंट्स है दूसरे, ये भी एक पेरेंट्स है दूसरे पेरेंट्स आया है। तो ये पहला लॉ वो क्रॉस करने के बाद इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसलिए पहले क्रॉस लिया है कि किसी भी जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है उसमें दोनों पेरेंट्स फादर और मदर इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं डीएनए अपने चाइल्ड को, यानी हर कैरेक्टर के लिए, हर ट्रेट के लिए 2 वर्जन होंगे, एक पैटर्नल एक मैटरनल। फर्स्ट, 2 copies of factor now called alleles controlling character present in sexually reproduction organism. These two may be identical, may be different or depending on the parentage. तो ये जो दोनों एलील्स होंगे या दोनों फैक्टर्स होंगे, सेम भी हो सकते हैं और दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है दोनों पेरेंट्स के एलील कैसे हैं, दोनों पेरेंट्स के जीन कैसे हैं, उससे डिपेंड करता है, जो हमने पीछे देखा था। तो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। अब लॉ ऑफ डोमिनेंस, सारे प्रैक्टिकल करने के बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस आ गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट करता है कि व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड टुगेदर, जब पेरेंट प्योर है, मतलब उनका गैमेट फॉर्मेशन सेम है दोनों का, दोनों जैसे बड़े आर है दोनों बड़े भाई हैं, या दोनों छोटे आर है दोनों छोटे भाई है, कुछ भी है, तो ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो पहले यानी F1 में एक ही नजर आएगा ट्रेट। The hybrid offspring will exhibit only the dominant trait in the phenotype. Law of dominance, इसे law of dominance कहते हैं। इस एग्जाम्पल से वापिस आते हैं। इसका पेज नंबर कौन सा है? 14। ये है, देखो यहाँ पे जो पेरेंट है ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, दोनों कैपिटल लेटर है, दोनों स्मॉल लेटर में टॉल है, शॉर्ट है, स्मॉल लेटर में टी है। तो यहां जो F1 जनरेशन आ रहा है सब में टॉल प्लांट आ रहा है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स हैं, उनके जीनोटाइप सेम है, मिक्स नहीं है, तो फिर उनका जो F1 जनरेशन आएगा सब में सेम कैरेक्टर नजर आएंगे। फिर उसके बाद जब हम सेल पॉलिनेशन कर देते हैं तो इनका जो जीनोटाइप फैक्टर जो अलग अलग हो गया, एक बड़ा एक स्मॉल हो गया, तो ये ट्रू नहीं है। तो इसलिए फिर उसमें एक टॉल भी आया और शॉर्ट भी आया। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है दिस वन। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट दैट व्हेन पेरेंट्स विद प्योर कंट्रास्टिंग ट्रेट्स, 2 बातें, प्योर होना चाहिए, कंट्रास्टिंग ट्रेट होना चाहिए। जब प्योर और कंट्रास्टिंग ट्रेट के जब बीच में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो जो F1 जनरेशन में जो पेरेंट्स ऑफस्प्रिंग आएंगे उनमें सब में एक ही कैरेक्टर नजर आएगा, और वो भी डोमिनेंट वाला। अब वो डोमिनेंट वाला किसी का भी हो, फादर का हो मदर का हो, इससे मतलब नहीं कहा। दोनों पेरेंट ट्रू होने चाहिए, प्योर होने चाहिए, उनके गैमेट फॉर्मेशन प्योर होने चाहिए, दोनों सेम टाइप के होने चाहिए, और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर है। कंट्रास्टिंग वाला जैसे एक टॉल एक शॉर्ट है, या फ्लावर में एक पर्पल है एक व्हाइट है, राउंड है एक रिंकल्ड है। तो F1 जनरेशन में जो प्लांट आएगा वो डोमिनेंट वाला कैरेक्टर नजर आएगा उसमें, दिस वन। अब डोमिनेंट ट्रेट देखो, डोमिनेंट ट्रेट विच कैन एक्सप्रेस इटसेल्फ इवन इफ वन एलील इज प्रेजेंट, अगर एक एलील भी प्रेजेंट है और अपने आप को एक्सप्रेस कर दे तो उसे डोमिनेंट ट्रेट कहते हैं। और रिसेसिव ट्रेट तभी एक्सप्रेस कर पाता है जिसके बोथ एलील
पहले फैक्टर कहते थे, अब एलील्स कहते हैं, जीन्स कहते हैं। तो जिसके दोनों एलील सेम होते हैं तभी अपने आप को एक्सप्रेस करता है, तो रिसेसिव ट्रेट है। अगला लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये लॉ ऑफ डोमिनेंस हो गया। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि जब गैमेट बनता है तो उसमें एक जो फैक्टर्स गैमेट में जैसे दो बड़े टी हैं तो उसमें से एक टी आएगा, दो बड़े आर है उसमें से एक आर आएगा, ये अलग अलग आएंगे। मतलब फिर दूसरे दो बड़े टी है और दो बड़े कुछ और वाई ले रखा आपने, टॉल के साथ येलो कलर ले लिया है तो उसमें। तो लॉ ऑफ मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट ईच जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर सो दैट ईच गैमेट कैरीज ओनली वन एलील फॉर ईच जीन। जैसे यहां पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऐसे समझिए, तो ये वाला जीन इधर आ गया, ये इसके साथ ये चिपक कर नहीं आएगा, सेग्रीगेट हो गया उससे, या तो ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा, नेचुरली कुछ भी आएगा, लेकिन आएगा दोनों में से एक ही। और इन दोनों में मान लो ये आ गया, यहां पर एक गैमेट बन गया। तो ये नहीं कि भाई ये स्मॉल टी के साथ ये दोनों एक साथ ही जहां भी चलेंगे साथ चलेंगे, ये दोनों जहां चलेंगे एक साथ चलेंगे गैमेट फॉर्मेशन में। तो गैमेट फॉर्मेशन में दोनों में से कोई भी एक जीन आ सकता है और उधर दूसरे वाले पेरेंट में दोनों में से कोई एक जीन आ सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। Mendel's law of segregation states that during the formation of gamete, each gene separate from each other so that each gamete carries only one allele for each gene. भी आपका एक जब एक्चुअली उधर भी मैंने आपको जब आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस समझाया था तो यहां पे इस पे मैंने जोर दिया था कि गैमेट फॉर्मेशन समझना इंपॉर्टेंट है। देखो कैसे, यहां जब हमने गैमेट फॉर्मेशन किया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहां क्लियर हो जाएगा। तो ये एक आर लिया था तो ये दूसरा आर नहीं लिया था उसके साथ, फिर इन दोनों में से कोई एक लिया था, बड़ा वाई या छोटा वाई, यानी ये जो जीन है इन दोनों में से कोई एक आ रहा है और इन दोनों में से कोई एक आ रहा है। इसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं कि ये नहीं कि दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये बाद में आएगा या फिर ये अगले वाले जनरेशन में आ जाएगा। दोनों जीन में से कोई एक आ सकता है और फिर दूसरे वाले जो कैरेक्टर के लिए जीन है उनमें से कोई एक आ सकता है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है बच्चों ये। नेक्स्ट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फिर से आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस में समझ में आएगा अच्छे से। ये अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि राउंड जो सीड था, इसके पहले वाले पेज पे आ जाओ, जो राउंड था येलो था F1 जनरेशन में, राउंड के साथ ग्रीन था और ये रिंकल के साथ येलो था, इनका F1 जनरेशन आया। अब इसमें राउंड है सारे और येलो है सारे F1 में, लेकिन जब F2 जनरेशन आई तो राउंड के साथ देखो येलो भी है तो राउंड के साथ ग्रीन भी है। यहां राउंड के साथ येलो है, देखो यहां रिंकल के साथ भी येलो है और रिंकल के साथ ग्रीन भी होगा। रिंकल के साथ जैसे एक माफ करिएगा ये है, रिंकल के साथ ग्रीन है, रिंकल के साथ येलो भी है। मतलब राउंड जो पेरेंट्स थे F2 जनरेशन में, F1 वाले जो बने थे पेरेंट्स, तो उसमें देखो राउंड के साथ येलो था और राउंड के साथ येलो था, यानी सेम लिया था, हम सेल्फ पॉलिनेशन कराया था। लेकिन जब उनका F2 जनरेशन तैयार हुई है तो राउंड वाले येलो भी हैं, राउंड वाले ग्रीन भी हैं, रिंकल्ड वाले येलो भी हैं, रिंकल्ड वाले ग्रीन भी हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी जो कैरेक्टर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं, इंडिपेंडेंटली आगे जनरेशन में जाते हैं। कि हर बार राउंड वाला येलो ही होगा जरूरी नहीं है, हर बार राउंड वाला ग्रीन ही होगा जरूरी नहीं है, या रिंकल वाला ग्रीन ही होगा जरूरी नहीं है। तो दो अलग अलग, क्योंकि हमने दो कैरेक्टर को लेके हाइब्रिड करवाया, क्रॉस करवाया है, तो दोनों कैरेक्टर इंडिपेंडेंटली आगे ट्रांसफर होते हैं जनरेशन टू जनरेशन। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है बच्चों। ओ दिस वन, The law of independent assortment states that during dihybrid crossing of two pair of trait, यानी दो अगर हम पेयर्स लेके चल रहे हैं ट्रेड्स के, मतलब एक राउंड वाला एक रिंकल्ड वाला, एक ग्रीन और येलो, ये दूसरा कैरेक्टर आ गया। तो दोनों कैरेक्टर का जब क्रॉस करवा रहे, दोनों कैरेक्टर के साथ लेके चल रहे थे, एन असॉर्टमेंट ऑफ ईच पेयर ऑफ ट्रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर, कि राउंड वाला येलो वाले से
जरूरी नहीं कि राउंड वाला हर बार ग्रीन हो, यानी उससे इंडिपेंडेंट है। जो असॉर्टमेंट होगा राउंड का वो इंडिपेंडेंट होगा, ग्रीन का असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट होगा। पीछे वाले जो F1 जनरेशन में सारे सीड राउंड और येलो थे, लेकिन F2 में राउंड ग्रीन भी आया, राउंड येलो भी आया, रिंकल्ड ग्रीन भी आया, रिंकल्ड येलो भी आया। तो राउंड और रिंकल्ड होना, ग्रीन और येलो होना, वो इंडिपेंडेंटली हो रहे हैं, वो एक साथ नहीं चल रहे हैं कि हर बार राउंड वाला ग्रीन ही होगा या हर बार राउंड वाला येलो होगा, ऐसा नहीं हो रहा। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। assortment of each of pair of traits independent of other. In other words, during gamete formation, one pair of traits segregate from another pair of trait independently. बोलो segregate मतलब अलग अलग होता है। राउंड और येलो, या हमने अगर एक्सपेरिमेंट देखा था, राउंड के साथ पहले ग्रीन लिया था और रिंकल के साथ येलो लिया था, तो राउंड के साथ हमेशा ग्रीन नहीं चलेगा। राउंड जीन के साथ हर बार जीन वाला ग्रीन चलेगा, ये जरूरी नहीं है। ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता है। अब अभी ट्रेट आ तो जाते हैं, पर एक्सप्रेस कैसे होते हैं? ट्रेट तो कई तरह से आपने देख लिया आ रहे हैं, पर एक्सप्रेस कैसे हो रहे हैं उसका एक फ्लो चार्ट समझ में आएगा। किसी भी ट्रेट्स के लिए डीएनए में इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए का फंक्शनल पार्ट जीन होता है। जीन में इंफॉर्मेशन होती है कि प्रोटीन कैसे बनेगा, किसी भी सेल का प्रोटीन कैसे बनेगा, यानी प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन जीन में होती है। अगर जीन में किसी तरह का अल्टरेशन आ गया, डीएनए कॉपिंग में अल्टरेशन आ गया, उसकी वजह से जीन में अल्टरेशन आ गया, यानी जीन में चेंज आ गया, तो बनने वाली प्रोटीन की एफिशिएंसी पे भी फर्क पड़ेगा। प्रोटीन कम बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो अगर ठीक ठाक रहा, एफिशिएंसी अच्छी रही, तो हार्मोन ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होगा और प्लांट टॉल हो जाएगा। हम टॉलनेस के कैरेक्टर को डिसाइड यहाँ पे समझ रहे हैं हार्मोन के जरिए कि टॉलनेस कैसे एक्सप्रेस हो रहा है। और अगर जीन में अल्टरेशन आया, प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इनएक्यूरेट हुई, ज्यादा नहीं प्रोटीन बन रहा, ज्यादा एफिशिएंट, फिर उससे एंजाइम नहीं बनेगा। एंजाइम ही, क्योंकि किसी बायोकेमिकल रिएक्शन में एंजाइम हेल्प करते हैं रिएक्शन को कंप्लीट करने में। तो एंजाइम अगर लेस एफिशिएंट होगा, तो उससे बनने वाला हार्मोन जो टॉल होने के लिए जरूरी था वो कम बनेगा और प्लांट शॉर्ट हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो जीन है वो डिसाइड करते हैं, कंट्रोल करते हैं कैरेक्टरिस्टिक को। डीएनए का फंक्शनल पार्ट जीन होता है। अगर जीन में कोई अल्टरेशन आ गया है तो उससे प्लांट के या किसी भी एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आ सकते हैं। पर कैसे आएंगे वो फ्लो चार्ट समझिए। एक बार और देख लीजिए, डीएनए का फंक्शन जीन है। जीन में अगर जीन का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, प्लांट टॉल था, टॉल जैसा ही उसमें जीन आया है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा, एंजाइम एफिशिएंट होगा, एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन जरिए हार्मोन बनाएंगे और हार्मोन ज्यादा बनेगा, प्लांट टॉल हो जाएगा अगर टॉलनेस के कैरेक्टर को लें। और ऑन द अदर हैंड जीन में अल्टरेशन आ गया, डीएनए कॉपिंग के टाइम हो सकता है, किसी रीजन से भी हो सकता है, दो पेरेंट्स की गैमेट फॉर्मेशन में डोमिनेंट आ गया, रिसेसिव आ गया, न जाने कौन सा जीन आ गया, तो उससे बनने वाले प्रोटीन सिंथेसिस कम होगी, एंजाइम लेस एफिशिएंट होगा, हार्मोन एंजाइम की वजह से कम बनेंगे और प्लांट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा। ये हो गया आपका हाउ डू दीज ट्रेट्स गेट एक्सप्रेस्ड। इसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन बचो आपके इस चैप्टर का पार्ट। जैसे रेप्टाइल्स में जो उनका मेल होना या फीमेल होना वो फर्टिलाइजेशन के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर एट विच फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिटरमाइन वेदर द एनिमल डेवलपिंग इन द एग विल बी मेल और फीमेल। स्नेल्स में तो बात ही निराली है, इसका जो सेक्स है, मेल होना फीमेल होना, जेनेटिकली डिटरमिन नहीं होता, यानी लाइफ में चेंज कर लेता है ये, तो जेनेटिकली डिसाइड नहीं हो रहा है स्नेल्स में। और ह्यूमन में सेक्स डिटरमिनेशन कैसे होता है, इसे मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ एक बार। इंसानों में टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, उसमें से 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम जो बाकी कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं, और एक पेयर लास्ट वाला पेयर जो है 1 पेयर होता है सेक्स क्रोमोसोम जो बेबी के बॉय या गर्ल होना डिसाइड करता है, उसे सेक्स यानी 23वां 23rd पेयर है जो सेक्स क्रोमोसोम, बाकी ऑटोसोम है 22 पेयर, बाकी कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं बॉडी के बाकी लक्षणों को। तो ये 23वां जो पेयर है मेल में जो होता है वो थोड़ा अलग होता है, एक
बड़ा एक छोटा होता है, इस तरह से एक्स वाई होता है, और मदर में दोनों सेम होते हैं एक्स एक्स। अब क्या होगा, सेग्रीगेशन होगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता है कि इन दोनों में से कोई एक ही आएगा ना, या तो बड़ा एक्स आएगा या वाई आएगा। पीछे हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहा था, इसीलिए कहा था उसे। तो जब गैमेट फॉर्मेशन में ये मान लो एक्स आ गया इस मदर फादर से, मान लो ये फादर, एक्चुअली मदर में तो दोनों गैमेट एक जैसे हैं, दोनों जीन कोई सा भी आ जाएगा एक, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। तो ये मदर से मान लो ये वाला एक्स आ गया। अब ये बेबी बन गया गर्ल। अब इस एक्स के साथ ये दूसरा एक्स भी आ जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेबी गर्ल ही बनेगा। लेकिन अगर गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे इसका वाई क्रोमोसोम आ गया फादर का, मदर से तो एक्स ही आना है, तो इस वाई के साथ एक्स आएगा तो बेबी बॉय। इस वाई के साथ ये दूसरा एक्स भी आ सकता है तो बेबी बॉय। तो नेचर ने 50-50% चांस दे रखे हैं। नेचर की तरफ से यहाँ पे जो सेक्स का रेशियो है वो नहीं बदलना चाहिए। ये तो इंसान की करतूतें होती हैं जो इसको डिस्टर्ब करती हैं सेक्स रेशियो को। बहुत सारे स्टेट में जो है गर्ल्स बॉयज का जो रेशियो है बहुत कम है, आप लोग जानते हैं, जो उस स्टेट से बिलोंग करते हैं। हो गया कंप्लीट? ठीक है भाई, हैव ए हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में।